क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, डॉक्टर रोहिणी घावरे, ये नाम तो काफ़ी चर्चित है, खासतौर से हमारे चैनल पर और ज़्यादा। आपको बता दें कि डॉक्टर रोहिणी घावरे जब से चंद्रशेखर आज़ाद की स्पीच सुनी है तब से पगला सी गई हैं। आपको बताते चलें कि अलीगढ़ के प्रबुद्ध सम्मेलन में चंद्रशेखर आज़ाद ने विरोधी पर जिस तरह से करारा प्रहार किया और साथ ही साथ जो उनके ऊपर संसद की सदस्यता को लेकर तंज कस रहे थे, उन पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह, जिन्होंने ये कहा था कि आरोपी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जिस तरह से जब मुझ पर आरोप लगा था तो यही चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा था कि मेरी चले तो मैं घसीटता हुआ लेकर जाऊं कोर्ट पर, तो आज जब उस पर आरोप लगे हैं तो फिर वह क्यों शांत है? या तो वह जवाब दे और नहीं तो अपने घर बैठे। यानी साफ संकेत था कि चंद्रशेखर आज़ाद या तो आवाज़ दें, वरना वो अपने घर यानी संसद पद की सदस्यता को इस्तीफा दे और घर पर जाकर बैठे। तो बृजभूषण सिंह का तो ये बयान था। और महिला आयोग के एक महिला ने रोहिणी घावरे के समर्थन में कुछ बयान दिया था। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद की जो चुप्पी थी, कहीं ना कहीं ये लोग लगातार उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद दोषी हैं, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रयाग हिंसा में बवाल हुआ और उसके बाद जिस तरह से सामने देखे गए कि चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से सर्किट हाउस में डाला गया, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से नज़रबंद किया गया, उसके बाद हिंसा को अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में तमाम भीम आर्मी कार्यकर्ताओं सहित बहुजन समाज के लोगों ने जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के मनोबल को बढ़ाया, और एक के बाद एक वीडियो के बाद साबित होता गया कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ यह षड्यंत्र था। चंद्रशेखर आज़ाद को अपमानित करने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए, और चंद्रशेखर आज़ाद पर कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप पर आरोप लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकारें और लोगों के सामने माफ़ी मांगे। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद पर लाख प्रयास किए गए, इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद टस से मस नहीं हुए और उनकी जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं और बढ़ गई है। और इसीलिए आपको बता दें कि अलीगढ़ में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उन्होंने ये बताया कि आप सबका प्यार दुलार जो है, चंद्रशेखर आज़ाद न झुका था, न झुका है, न झुकेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। रही बात संसद की सदस्यता को लेकर, तो चंद्रशेखर आज़ाद राजनीतिक स्वार्थों के लिए नहीं जीता है, बल्कि वह समाज के लिए जीता है। और उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों की देन है कि आप लोगों ने कहा कि आप बनिए, वरना मुझे शौक़ नहीं था, मैं तो ज़मीन पर रहकर काम करने वाला हूँ। ज़रा आप भी सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अलीगढ़ प्रबुद्ध सम्मेलन में किस तरह से अपनी बात को रखी। प्यारे साथियों, बाबा साहब पे हमला ये नहीं है कि बाबा साहब की स्टैच्यू तोड़कर नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है। और आप सरकारी नौकरियों की ताकत समझते हैं? अगर मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर नहीं होते, प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं होते, तो वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते। और अगर वो शिक्षा नहीं दिला पाते तो आज चंद्रशेखर आपके सामने खड़े होकर यूं दहाड़ नहीं रहा होता, ये अपनी बात को रख नहीं रहा। और सिर्फ यहाँ नहीं, आपको याद होगा, बहुत सारी पार्टियां कहती थी कि अकेले चंद्रशेखर क्या करेंगे, ये तो भीड़ में दिखाई भी नहीं देंगे, इनको तो पता भी नहीं चलेगा। आप बताओ, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर अकेला दिखाई देता है नहीं देता है? बताओ, देता है नहीं देता है? आपके मुद्दों को उठाता है नहीं उठाता है? अकेला सब पे भारी पड़ता है नहीं पड़ता है? क्योंकि अकेला नहीं है ना, आप सब लोग उसके साथ खड़े हो, इस बात को सरकार जानती है। प्यारे साथियों, आप मेरे विरोधियों के भाषण सुनो। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती है। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है सब लोगों पे
इन तमाम दलों पे कि ये कहते हैं उसकी संस्था ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं, मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई, आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं संस्था की परवाह नहीं कहता, ना आज करता ना कभी करता, कल की जाति आज चली जाए। आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूँ, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे कि संस्था कैसे छीनी जाती है। तो सुना दोस्तों, किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने हज़ारों की तादाद में तमाम बहुजन साथियों के बीच में किस तरह से विरोधियों पर प्रहार करते हुए अपनी स्पीच दी। अब मैं आपको बता दूं कि रोहिणी घावरी जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप लगा रही थी और एक के बाद एक इंटरव्यू दे रही थी। अभी आपको बता दें कि उनका इंटरव्यू का जो सिलसिला है रुका हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद के बयान का पलटवार करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद पर निशाना साधा है रोहिणी घावरी ने, क्योंकि अलीगढ़ में जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया और जिस तरह से दहाड़ लगाई चंद्रशेखर आज़ाद ने, तो मालूम ऐसे पड़ रहा था जैसे कि रोहिणी घावरी अब शांत हो जाएगी, कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि रोहिणी घावरी शांत नहीं हुई। एक और इंटरव्यू इसने दिया है, लेकिन इस बार इंटरव्यू में वो खुद फंस गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने ही जवाब में रोहिणी घावरी फंसती हुई नजर आई। लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू चला रोहिणी घावरी का, लेकिन उस इंटरव्यू में जो बयान दे रही थी और उसी बयान में वो घिरती जा रही थी। पहले तो इसने ये कहा कि लगभग जून में 2021 को हमारी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई, बातचीत वहीं से शुरू हुई, और 2022 में चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद शादीशुदा हैं। उसके बाद मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया, यानी 6 महीने के अंदर में ही चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इनको पता चल चुका था। इनको पता चल चुका था कि चंद्रशेखर आज़ाद शादीशुदा हैं। इसके बावजूद भी वो रिलेशन में बनी रही और सवाल पूछे जाने पर ये बता रही हैं कि एक कोई भी महिला जो भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ गई हो तो किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहेगी कि उसका जो साथी है उससे दूर हो। तो यानी सारी प्लानिंग कि आप तलाक लो, आप हमसे शादी करो, आप मेरे साथ रहो। तो कुल मिलाकर ये रोहिणी घावरी जो लगातार ये बात कह रही थी कि मेरे साथ शारीरिक मानसिक शोषण हुआ, लेकिन ये भी बात बोल रही है कि भावनात्मक रूप से हमें प्यार हो गया था और जो हम 3-4 साल तक जो एक दूसरे से जुड़े रहे, वो तब तक जो सफ़र था काफ़ी अच्छा था। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने। उसके बाद सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज हो गया। तरह तरह की जो बातें हैं, रोहिणी घावरी लगातार एक के बाद एक बयान देती हैं और अपने ही बातों में फंसती भी जाती हैं। इससे पहले आप लोगों ने कई इंटरव्यू में देखा था कि हर एक इंटरव्यू में नया से नया बयान आ रहा था, लेकिन इस बार जो ये इंटरव्यू इनका रहा, इसी इंटरव्यू में अपने जवाब में खुद फंसती गई रोहिणी घावरी। थोड़ा मैं आपको वो इंटरव्यू का वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो में किस तरह से वो फंसती नज़र आ रही है। पहले आप रोहिणी घावरी का ये वीडियो देखिए। अभी चंद्रशेखर का जो कल का बयान है जो उन्होंने दिया, अपने प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के इस प्रेशर को भाप चुके हैं। पिछले 1 महीने में समाज उनसे सवाल जवाब कर रही है, क्योंकि 99% समाज के लोग जानते हैं कि जो रोहिणी बोल रही है वो बिल्कुल सच है और सबको ये पूरी सच्चाई पता है। और वो जिस तरह से जो भी मेरे पक्ष में बोलने आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने 2-3 नेताओं के नाम लिए, महिला आयोग की सदस्य का भी नाम लिया और कहा कि वो भी बोल रही हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि सबके सब बस उनके एक सांसद बनने पर किसी तरह का कोई विरोध कर रहे हैं और उनको हटाना चाहते हैं। वही अकेले एक आवाज है, नहीं, हमारे बहुत सारे सांसद है, वो इकलौते सांसद नहीं है SC ST OBC के। बहुत ही वाजिब से सवाल है कि 27 साल की एक लड़की अगर किसी के साथ संबंध बनाती है तो जाहिर है अपनी मर्जी से बना रही है, और बाद में उसने अगर ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे साथ शोषण हुआ है, क्योंकि आपके जो आरोप हैं मैं एक बार आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि बिना सहमति के यौन संबंध बनाया, शादी का झूठा वादा किया, संबंध बनाने
के बाद शारीरिक और मानसिक शोषण किया, जान से मारने की धमकी दी, निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। अब इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं रही, ये कैसे माना जाएगा? सर मर्ज़ी तक लाने में लड़की को ना बहुत टाइम लगता है। लड़की एक एक बार में किसी की भी मर्ज़ी नहीं आती है। उसके लिए जो पूरा ग्राउंड बनाया जाता है, जितना झूठ बोला जाता है, जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सर मेरी स्टोरी में यही कहानी बताई गई है कि 1 साल बाद तो रिलेशन में जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ी, उसके बाद 1 साल बाद तक की मैं उसके बाद की कहानी बता रही हूँ आपको। कि हाँ, मैं कब उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में एग्री हुई। स्टार्टिंग में मैं उसके साथ रिलेशनशिप में एग्री थी ही नहीं। ये बात तो वो खुद भी जानता है, सारी चीज़ें। और उसके बाद में आप जब शादी का प्रॉमिस किया था, आपने कहा डे 1 से कि हाँ, मैं तो तुम्हारी जैसी ही लड़की ढूँढ रहा था, मुझे तुम जब तक भी आपने नहीं बताया। आप अपनी माँ से मेरी बात कराते हो, तब भी आपने नहीं बताया। तब तो एक लड़की का एक विश्वास जीतने का जो मैनिपुलेशन की पूरी जर्नी है, मैंने वही दिखाई है। उसके बाद आप उसको शादी के लिए मनाते हो, शादी का बोलते हो, फिर बाद में आपका ये सच पता चलता है तो आप उसको फिर वही चीज़ें मतलब एक लड़ ज आपको 4 साल मैं बहुत अच्छी लगी, 4 साल तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने अपने संघर्ष के साथी बना ली, हर एक चीज़ आप मुझसे शेयर करने लगे। पूरी लाइफ में आपने मुझे अपनी परछाई बना ली, फिर पॉलिटिकल डिसीज़न हो, सोशल डिसीज़न हो, पार्टी का डिसीज़न हो, समाज का डिसीज़न हो, हर एक डिसीज़न में मेरा रोल प्ले होने लगा कि मैं मुझसे पूछे बिना सारी चीज़ें नहीं होने लगी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप जैसे ही सांसद बनते हो उसके बाद आप पूरी तरह से उसको एक वो बोलते हैं ना दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ सर, मुझे यूज़ एंड थ्रो किया गया है, तो मैं लड़ूँगी इस चीज़ के लिए कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है, किसी भी इंसान का, किसी को भी इतना मेंटली प्रेशराइज़्ड करना और उसको मेंटल स्ट्रेस सर मेरी कहानी में शायद चीज़ें अलग हो सकती थी अगर मैं इंडिया में होती, अपने पेरेंट्स के साथ होती, अपने दोस्तों के साथ होती, तो शायद मैं उस चीज़ को डील भी कर पाती और बहुत सा सच भी जल्दी सामने आता। और इस तरह की इतना कि सर मैं 2 बार सुसाइड अगर स्विट्ज़रलैंड में करने का सोच रही हूँ, इतनी बड़ी स्कॉलरशिप से आई हूँ, अपनी पीएचडी कर रही हूँ, तो सर मेरी जर्नी में कितना पेन है, कितना 2 बातें हैं। आपने कहा कि जून 2021 में आप दोनों की बातचीत शुरू हुई। 22 के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए, फरवरी-मार्च में हुए। यानी कि 6 महीने के संबंध के दरमियान आपको ये पता चल गया कि चंद्रशेखर जो हैं, वो शादीशुदा हैं। हुँ, आपने उनसे पूछा होगा कि ये शादी तुम्हारी है, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? तो हुँ, ज़ाहिर उन्होंने कहा होगा कि मेरी जो शादी है, वो दरअसल एक गलत फैसला है या हो हुँ, सकता है कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। तो हुँ, यह उम्मीद भी आपके भीतर कहीं न कहीं ये पैदा हुई है कि वो तलाक दे कर के आपसे शादी कर लेंगी। हुँ, आपने उस संबंध को आगे बढ़ा दिया। मैं जैसा समझ रहा हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हुँ, 6 महीने के दरमियान आपको पता चल गया कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं। आपने उनसे पूछा, फिर आपने झगड़ा किया होगा। उन्होंने कहा हुँ, होगा कि दरअसल इस शादी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तलाक दूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा। यह हुँ, संबंध आगे बढ़ने लगा। हुँ, नंबर 1 यानी कि आपको जानकारी थी। हुँ, तो आपको जानकारी थी, उसके बाद आपने संबंध बनाए, सामने आता है। दूसरा सवाल, आपने कहा कि मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहती हूँ। और अभी आपने ही कहा कि मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ, चंद्रशेखर चमार समाज से आते हैं, ये अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन था और हम दोनों मिलकर के एक मजबूत पॉलिटिकल फ्रंट बना सकते थे। तो यानी कि आपके भीतर भी राजनीति की कहीं न कहीं एक बड़ी इच्छा थी और कोई न कोई आपकी योजना रही होगी। पहले मेरे इन 2 सवालों के जवाब दीजिएगा कि आपने चंद्रशेखर आज़ाद शादीशुदा हैं, यह जानते हुए संबंध बनाए, इस उम्मीद में कि तलाक दे देंगे? और दूसरा कि जो राजनीति है आपकी, वो आपके भीतर कहीं थी। पहले मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिएगा। सर हम लोग अक्टूबर 2021 में मिले थे पहली बार जब मैं इंडिया आई थी। जब मुझे हुँ, कोई जानकारी नहीं थी कि शादी है, नहीं है, क्या है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। और हुँ, मुझे इलेक्शन का पता चला सच्चाई पता चली 2022 के मार्च में जब इलेक्शन लड़े। तो ये बोलना कि शादी के पहले ये बाद में, सर ये तो चलो ख़ैर इसको मैं खुल के और एक-एक क्लैरिटी के साथ ऑन कैमरा नहीं बता सकती, लेकिन मैं कोर्ट में पूरी कहानी सबूतों के साथ मैं बताऊँगी कि उसके पहले की चीज़ें क्या-क्या हुई और कैसे हुई। ठीक है? अब आपने कहा कि वाल्मीकि चमार फैक्टर तो सर मैं उनके सामाजिक आंदोलन में भूमिका निभा रही थी। राजनीतिक तौर पर नहीं, ना मुझे कोई राजनीतिक लालच था, ना ही मैंने राजनीति में कोई आज़ाद समाज पार्टी की मेरी कोई ज़िम्मेदारी थी, ना कुछ था। रोहिणी 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहता हूँ। आपका संबंध चंद्रशेखर के साथ फरवरी-मार्च 2022 के बाद नहीं बना। नहीं, पहले। जो बना वो जून 2021 और फरवरी 2022 के बीच में बना। हाँ, अक्टूबर 2021 में मैं आई थी, मेरे फ़ोटोज़ भी हैं, सबने देखे हैं कि उसी वक़्त हुँ, वो आए थे, उसी वक़्त हम लोग पहली बार जब मैं इंडिया आई थी, तब हम मिले थे अक्टूबर में।
ठीक है, जी। आगे हुँ। पॉलिटिक्स। सर पॉलिटिक्स में मैंने बताया कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो एक सामाजिक रूप से तो उन्होंने यही कहा कि हम लोग सामाजिक रूप से इस आंदोलन को चलाने में सपोर्ट करेंगे और मैं उनका उसी में सर मैं तो हिडन थी पूरी तरह से। आपने कभी भीम आर्मी के पेजेस पे मेरे फोटो नहीं देखे होंगे, कभी हुँ, उनकी हुँ, मार्केटिंग किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं देखा होगा, उल्टा मैं उनको बिल्कुल। प्रमोट करती थी यहाँ से। उल्टा हुँ, मेरी प्रोफाइल पे ज़रूर आपने देखा होगा कि मैं चंद्रशेखर को सपोर्ट करती थी कि वाल्मीकि समाज भी उनकी तरफ जुड़े। क्योंकि हमारा ये सोच थी कि जो हम कांग्रेस बीजेपी के साथ रहकर जो समाज नहीं कर पाया, जो बसपा हुँ, में नहीं कर पाया, वो शायद हम उसको कर पाएँ और उस चेंज को हम लेकर आ पाएँ। तो सर मैं बहुत ज़्यादा डिसीज़न में कई बार कुछ डिसीज़न्स मुझे चंद्रशेखर के सही नहीं लगते थे, जो वो पॉलिटिकली लेते थे। लेकिन वो उसका भी एक मुझे एक्सक्यूज़ बताते थे कि अभी तुम राजनीति नहीं समझती हो, हमें ये डिसीज़न लेना पड़ेंगे। हाँ, मैं आंदोलन के रूप में, समाज के रूप में, वहाँ पर मैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के रूप में काम करती थी और देती भी थी, गाइड करती भी थी उसमें। हुँ, तो हुँ, उस चीज़ को लेकर तो थे, लेकिन मैं एक चीज़ के काफ़ी खिलाफ थी और वो भी जानते हैं कि मैं चाहे जो हो जाए सर मैं बीजेपी के साथ समझौते के बहुत खिलाफ थी। मैं नहीं चाहती थी कि आंदोलन में किसी भी तरह से बीजेपी क्यों? क्योंकि उसमें भी एक कारण है, बीजेपी के खिलाफ का कारण भी है कि जब तुम खड़े ही बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए हुए हो, जब तुम्हें हुँ, नेता ही इसलिए बनाया गया है, तो ये तो फिर समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। हुँ। समाज अगर आपको एक आइकॉन के रूप में देख रही है और आप कहीं न कहीं बंद दरवाज़े अगर आप मिलना चाहते हो, तो ये विश्वासघात है और तो क्या विश्वासघात पिछले दरवाजे से चंद्रशेखर बीजेपी नेताओं के साथ मिलते-जुलते रहे हैं? हाँ, हुँ, ये चीज़ मैं जानती हूँ और इसी चीज़ का मैं विरोध करती थी। तो कई रूप में वो मुझे इस तरह की चीज़ें छुपाने भी लगे थे। वो चाहते थे कि सक्सेस से प्रमाण होता है कि आप नेता हो, हारे हुए नेता की कोई वैल्यू नहीं होती। तो कैसे भी करके सक्सेस पाना बहुत ज़रूरी है और मैं इसमें बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है कि स्लो चलो, कोई बात नहीं इस बार सांसद नहीं बनेंगे, अगली बार अपनी मेहनत से अपने तरीके से बनेंगे, लेकिन विश्वासघात तो नहीं करेंगे। सर हमारे लिए बाबा साहब उस टाइम पे राजनीति के पीछे नहीं भागे, चाहते तो वो उस वक़्त प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, पहले प्रधानमंत्री भी बनते देश के शायद। लेकिन हुँ। राजनीति के पीछे का हमारा उसी तरह से राष्ट्रपति पद को ठुकराया है काशीराम साहब में। त जी, लेकिन आपने हर मुमकिन कोशिश की कि चंद्रशेखर आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ। आप इसीलिए उनके साथ रहीं भी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैं चुनाव हार जाता हूँ आपके मुताबिक ही, तो मैं स्विट्ज़रलैंड आ जाऊँगा। मेरे खिलाफ तो वैसे भी यहाँ 40 मुकदमे हैं। उनके जीतने के बाद भी आप ही ने कहा कि सितंबर-अक्टूबर में जब बाहर आए तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि तुम अपने पुराने रास्ते पर लौट आओ, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो हर बार आपने चंद्रशेखर को अपनी ज़िंदगी में लौटाने और लाने की कोशिश तो की ना? तो सर 4 साल के रिश्ते में जब एक लड़की इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, जब पहली बार किसी इंसान को अपने दिल से चुनती है, तो वहाँ पर तो सर एक हर लड़की हर मुमकिन कोशिश करती है रिश्ते को बचाने की। तो फिर आप ये क्यों कहती हैं कि उन्होंने 4 साल बहुत ही टॉर्चर किया? सर जो आपको टॉर्चर टॉर्चर करेगा उससे प्रेम कैसे होगा? नहीं सर, मैंने टॉर्चर को उस लेवल पर उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि जब उन्होंने मुझे ये रिश्ता ख़त्म किया, उसके बाद उन्होंने मुझे ये धमकियाँ देना शुरू करी। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें बोलना शुरू करी, कि नहीं अगर तुमने ये सब चीज़ें की तो उसका बहुत बड़ा गलत अंजाम होगा। तुम्हारी बहनें वहाँ पर रहती है उस तरीके से। तो सर ये चीज़ें तो उसके बाद सर उस इतना कन्फ्यूज़न रखा हमेशा कि मैं उस हुँ। बात को समझने की भी कोशिश करती थी कि चल क्या रहा है। अगर मैं रोहिणी से पूछूँ कि 4 साल के संबंधों के दरमियान उन्होंने चंद्रशेखर को किस तरह का इंसान पाया? सर शुरुआत में तो वो अच्छे थे। मुझे लगा था कि मैंने तो सर सच बताऊँ मैंने एक गरीब चंद्रशेखर से प्यार किया था। मुझे उस इंसान के अंदर ना कहीं न कहीं ईमानदारी दिखती थी, जब तक कि मुझे उसकी सच्चाई पता नहीं चली थी। एक छोटे से घर में उनका घर है चुटमुलपुर में, जहाँ पर ठीक से पेंटिंग भी नहीं हुई है, प्लास्टर भी नहीं, चद्दर का घर इस तरह का। तो मुझे लगता था कि इसके अंदर ना एक क्रांतिकारी सोच है। आज के कौन से नेता हैं जो खटिया पे सोते हैं या फिर इस तरीके से रहते तो मुझे लगता है कि ये आदमी ना अपने आप को बेच के समाज के लिए काम करेगा। और उस ईमानदारी पर ही मैं कहीं न कहीं वो प्रभावित हुई थी, अट्रैक्ट हुई थी कि क बहुत गरीब परिवार से है और ये जो बोल रहा है, मैं चंद्रशेखर को ना सर सच बता रही हूँ मेरे दिल से है कि मैं ना बाबा साहब के बाद, काशीराम साहब के बाद मुझे लगता था कि ये तीसरा हमारा सबसे बड़ा नायक बनेगा।
और उसके उस व्यक्ति के अंदर वो छवि देखने लगी थी। मुझे लगता था कि वो जो बोलता है सच बोलता है। अगर वो इस रिश्ते में रहना चाहता तो इट मीन्स कि उसका बहुत ज्यादा इस रिलेशन को लेकर एक सीरियसनेस है। तो मैंने एक वक्त के बाद उसकी कही हर एक बात का भरोसा करना शुरू कर दिया था कि वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। वो बोल रहा है कि शादी करेगा तो शादी करेगा, एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा के वो उसको इस तरह से बदनाम होने के लिए नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब के आंदोलन की बात करना और महिला सम्मान ना करना, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। बाबा साहब की बात करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले महिला सम्मान करना आना चाहिए, महिला उत्पीड़न के लिए नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से रोहिणी घावरी अपने ही बयानों में, अपने ही बातों में किस तरह से उलझती गई, किस तरह से फंसती गई, और इसके बावजूद भी रोहिणी घावरी जो है हार नहीं मानती है। यानी कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी विवादित बयान दें, चाहे कैसे भी एक के बाद बदले बयान इनके नज़र आ रहे हो, चाहे कितने भी पूरी दुनिया इनको ये कहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक ही चीज़ पर अड़ी हुई हैं कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद से बदला लेकर आऊँगी। अब देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद से रोहिणी घावरी किस तरह से बदला लेती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक के बाद एक आरोप लगाई है रोहिणी घावरी, और एक के बाद जो एक इंटरव्यू दी हैं, उससे लोगों के अंदर जो इनके प्रति विश्वसनीयता थी, या फिर जिन लोगों को लगता था कि रोहिणी घावरी हो सकता है कि सही बोल रही हो, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ ऐसी चीज़ है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये रोहिणी घावरी के साथ हो रहा है। एक झूठ के चक्कर में अनेकों झूठ पर झूठ बोलती जा रही हैं, और इसीलिए वो फंसती जा रही हैं। उधर ये बात कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ से तो साफ ही पता चलता है कि बदनाम करने की कौन कोशिश कर रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं या फिर रोहिणी घावरी कर रही हैं। तो लगातार इंटरव्यू देना, लगातार चंद्रशेखर पर आरोप लगाना, तो बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम तो कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी कर रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद तो बल्कि ये कहे थे कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, जो भी मुझे कहना होगा मैं कोर्ट में कहूँगा, क्योंकि मेरा परिवार मुझे ये संस्कार नहीं दिया है कि मैं सबके सामने किसी महिला का अपमान करूं। इसके बावजूद भी रोहिणी घावरी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही हैं, और लगातार एक के बाद एक उनके बयान नज़र आ रहे हैं। चूँकि अभी हाल ही में इन्होंने पोस्ट किया था कि जो भी तुमने मेरे साथ किया है उसका मैं बदला लूँगी, वो भी इंडिया में आकर लूँगी। तो चूँकि इनके बयान से साफ पता चला था कि स्विट्ज़रलैंड से अब इंडिया आने वाली है, लेकिन फ़िलहाल अभी लंदन टूर पर हैं। आप उनके फेसबुक आईडी डॉक्टर रोहिणी घावरी को चेक कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से रोहिणी घावरी लंदन में खूब मज़े ले रही हैं, किस तरह से एंजॉय कर रही हैं लंदन में घूम कर। तो अभी जो ये बताती हैं कि हम काफ़ी गरीब परिवार से, हमारी क्या हैसियत है, लेकिन हैसियत तो इनकी आप देखिए इनके इंस्टाग्राम आई डी पर या फेसबुक पर, जिस तरह से ये लंदन में चारों तरफ घूम रही हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर रोहिणी घावरी जो एक विचित्र औरत है, इनके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और एक के बाद जो एक इंटरव्यू इनके हैं वो सामने पता चलते हैं। लेकिन अब जो कोर्ट की बात आ रही है, जहाँ तक कोर्ट का विषय है, तो कोर्ट में कौन बाजी मारता है ये तो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं डॉक्टर रोहिणी घावरी जो आरोप लगा रही है चंद्रशेखर आज़ाद पर, और यहाँ तक कि ये तैयार भी हो चुकी है कि अब कोर्ट में भी मैं जाऊँगी। लेकिन अब देखते हैं कि कोर्ट में जाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी में कौन सही साबित होता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप लगाई हैं, उसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद की मां के ऊपर आरोप लगाना, चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी पर आरोप लगाना, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी को विषकन्या कहने वाली रोहिणी घावरी जो ये बोली थी कि चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते थे कि वो विषकन्या है। चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते थे कि उसकी और मेरी शादी जो है कहीं ना कहीं न लव मैरिज है, न अरेंज मैरिज है, न कोर्ट मैरिज है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और मेरे और उसके बीच में जो शादी हुई है वो एक समझौते के आधार पर हुई है, एक शर्त के आधार पर हुई है कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगा, मैं तुझे बाहर होटलों में रखूँगा या फिर कहीं और रखूँगा। तो चंद्रशेखर की पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी। चंद्रशेखर की पत्नी किसी दूसरे मकान में रहती थी। चंद्रशेखर की एक साली यानी उनकी पत्नी की एक छोटी बहन थी जो भाग कर शादी की थी, और चंद्रशेखर के साले यानी
चंद्रशेखर की पत्नी वंदना का एक छोटा भाई था जो उन्हीं के साथ रहता है, यानी चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी वंदना के साथ रहता है और सारा खर्चा जो है चंद्रशेखर देखते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है कहीं ना कहीं वो अपने घर नहीं रखते। ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद ने रोहिणी घावरी से कहा था, लेकिन ये बात तो तब खुलासा होगी जब चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को कहेंगे। उसके बाद इसने ये कहा कि मेरी जब पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद से बात हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने मुझे पटाने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक भारतीय नारी थी और मेरे मन में ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं था मैं नेताओं से क्यों बात करूं। और उधर ये कहती कि मैं एक गरीब चंद्रशेखर आज़ाद से प्यार की थी, और वो गरीब जिसकी छतें नहीं थी, उसके घरों में पेंट भी नहीं हुआ था, आप देख सकते हैं। तो तरह तरह के जो आरोप लगाने वाली चंद्रशेखर के खिलाफ रोहिणी घावरी अब जो है कहीं ना कहीं खुद फंस गई हैं। अब देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का बयान क्या आता है। अब कोर्ट में जब दोनों हाजिरी देते हैं तो उसके बाद अदालत में क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि रोहिणी घावरी का स्वभाव कैसा है? रोहिणी घावरी वास्तव में कहीं ना कहीं अपनी बातों पर अड़ी रहने वाली हैं? अगर नहीं तो आप जवाब दीजिए, अगर हाँ तो भी जवाब दीजिए। और आप किसको समर्थन करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को या फिर रोहिणी घावरी को, ये भी कमेंट करके बताइए। और न्याय किसको मिलेगा, चंद्रशेखर आज़ाद को या फिर रोहिणी घावरी को, ये भी कमेंट करके बताइए। और कौन गलत है और कौन सही है, आप अपना डिसीजन जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।